छत्तीसगढ़, वो राज्य जिसको पहचान भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दी, आज उन्हीं के नाम पर बने 115 अटल परिसरों का एक साथ लोकार्पण हुआ। सरकार का कहना है कि ये अटल को नमन है और अटल जी छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। लेकिन लोकार्पण के साथ ही सियासत भी भड़क उठी। कांग्रेस ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि सैकड़ों जगह अटल परिसर बनाना जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे की बर्बादी है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी आज जीवित होते तो वे खुद जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी को मंजूरी नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश भर में सैकड़ों जगह अटल परिसर बनाना और उसके बाद में वहां अटल जी की मूर्ति लगाना, ये शासकीय धन की बर्बादी है। मैं समझता हूं कि अटल जी स्वयं भी जीवित होते तो इस प्रकार का जनता के पैसे की बर्बादी करने में अपनी सहमति नहीं दिखाते। 115 शहरों में बने अटल परिसर को सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को सम्मान देने की पहल बता रही है, लेकिन इस पहल के साथ ही प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अटल परिसरों के निर्माण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के बयान ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज इसके ऊपर कोई विवाद की जरूरत नहीं है। अगर आज हमारे पते के साथ छत्तीसगढ़ लिखा जा रहा है तो उसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इसके ऊपर में कोई आज विवाद की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज हमारे पते के साथ में छत्तीसगढ़ लिखा जा रहा है तो उसका श्रेय किसी को है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य दिया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम नाम के नीचे छत्तीसगढ़ प्रदेश लिखते हैं और आज उनका 101 जयंती है और छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर में नगर निगम ने उनका मूर्ति का अनावरण किया है। माननीय विष्णुदेव साय जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करके छत्तीसगढ़ के जन्मदाता को याद करके ये उपहार स्वरूप उनको दिया है। एक और सरकार अटल परिसरों को गौरव और सम्मान से जोड़कर देख रही है तो वहीं विपक्ष इसे फिजूल खर्ची करार दे रहा है। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अटल को याद करना भी अब सियासत है? क्या अटल के नाम पर बनी हर चीज पर विवाद खड़ा करना जरूरी है? तो अब सवाल यही है कि क्या अटल परिसर जनता के पैसे की बर्बादी है या फिर अटल जी के योगदान को सहेजने की एक कोशिश? IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के 115 शहरों में आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल परिसर का लोकार्पण हुआ। नाम अटल का है लेकिन सियासत बेहद तीखी हो गई। एक तरफ सरकार इसे श्रद्धा और सम्मान बता रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे जनता के पैसों की बर्बादी करार दे रही है। प्रदेश में अब अटल के नाम पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। अटल परिसर के लोकार्पण पर सियासत के क्या है मायने? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सियासत कितनी जायज? अटल परिसर के लोकार्पण को विपक्ष क्यों बता रहा फिजूल खर्ची? क्या प्रदेश में हो रही विकास के नाम पर नामकरण की राजनीति? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि ग्वालानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगा IND 24 में। चलिए शुरुआत करते हैं चौहान साहब आपसे। चौहान साहब, आप तो कह रहे हैं कि भाई अटल जी ने जो योगदान दिया है, छत्तीसगढ़ के वो जन्मदाता हैं, उनके योगदान को सहेजने का एक प्रयास है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे की बर्बादी है। क्या कहेंगे चौहान साहब? आते हैं अपने घर में लाते हैं तो क्या वो हमारे पैसों की बर्बादी होती है? क्या हम किसी भी नीति को लेके आते हैं किसी भी चीज को तो वो उस व्यक्ति की या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हम लोग इस नीति को नहीं लाते। उनके कार्यों को हम अपने ऊपर अपने अंदर सजा सके, समा सके
हम उनके दम पर, उनके मतलब सोच पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चल के हम अपनी और समाज की सेवा कर सके, अपने समाज को सुधार सके, अपने परिवार को सुधार सके, इस टाइप की भावनाएं हमारे अंदर होती। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की स्मृतियों के चिन्ह हैं, तो क्या वो पैसे की बर्बादी थी? क्या जो यूपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार पहले जो स्मृति चिन्ह के द्वारा के माध्यम से बहुत सारे महापुरुषों की उन्होंने स्टैच्यू बनाए हैं और बहुत सारे महापुरुषों के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं, तो क्या वो पैसे की बर्बादी थी? जी नहीं। स्टैच्यू के बारे में बोल रहे हैं हम, उनके 115 जो स्टैच्यू है उनके बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने हमारे एड्रेस को बदला। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। चौहान साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रतिक्रिया छोटी सी एक ले लेता हूं ग्वालानी जी से, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। ग्वालानी जी, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ी सी बात सुनी होगी चौहान साहब की, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई ये तो पैसों की बर्बादी, आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो विरासत को और योगदान को सहेजने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर रवि जी? देखिए, चौहान साहब की बात तो पूरी तरीके से मैं नहीं सुन पा रहा था, थोड़ी सी आवाज कट के आ रही थी। जी। लेकिन मैं इस विषय पर आता हूं कि ये पैसे की बर्बादी क्यों है। देखिए, एक तरफ सरकार सदन में जब अभी पिछले जो अभी आप देखिए जो सदन हुआ, उसमें ये कई जगह पे इन्होंने कहा कि अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी ये फंड नहीं आया है, और पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए सरकार की लगभग सारी योजनाएं जो हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। पिछले 2 साल में एक नया स्कूल स्थापित नहीं हुआ, पिछले 2 साल में एक नया हॉस्पिटल स्थापित नहीं हुआ, पिछले 2 साल में एक नई सड़क नहीं बनाई गई, पिछले 2 साल में जो नई राजधानी की ये लोग बात कहते थे कि हम उसको डेवलप करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। जब सरकार कोई काम नहीं कर रही है, अधिकारियों के पास जाओ, वो कहते हैं फंड नहीं है। कभी भी बोलो कि भाई इस मद में तो बजट में प्रावधान था, तो कहते हैं कि प्रावधान जरूर था, लेकिन पूरा का पूरा पैसा जो है वो महतारी वंदन में खर्च हो जा रहा है, हमारे पास इस मद के लिए कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे में जब सरकार खुद कह रही है कि पैसा नहीं है, तो उस समय 115 मूर्ति लगाना, दिव्यांशु जी आप बताइए, ये फिजूल खर्ची है कि नहीं है? अगर इनको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करना है, नमन करना है, करें। वो हमारे भी श्रद्धेय हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न हैं, हम बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं। एक बड़ी मूर्ति बनाते, कौन रोक रहा है? लेकिन ये क्या बात हो गई कि 115 शहरों में अलग अलग जगहों पे उनकी मूर्ति लगाएंगे और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया। आप मुझे ये बताइए, आज से 40 साल 50 साल पुरानी लगाई हुई मूर्ति को क्या आज के परिप्रेक्ष्य में कंपेयर किया जा सकता है? 40 साल 50 साल 60 साल पहले न टेक्नोलॉजी थी, न उस समय ऐसी चीजें थी। उस समय के जो महापुरुष थे, जो देश को आजादी दिलाए, कई जगहों पे उनकी एक मूर्ति लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि 115 शहरों में इस तरह से मूर्ति लगाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय मूर्ति जो लगाई गई थी, उस समय की सोच अलग थी, उस समय की सिचुएशन अलग थी। आज जब सरकार ये कहती है कि उसके पास योजना पूरे करने के पैसे नहीं है, प्रदेश में राइस मिलरों की स्थिति चल के पूछिए, राइस मिलर लोग कह रहे हैं कि हमको 2-2 साल से पैसा नहीं मिला है। आप बताइए, एक राइस मिलर के पास अगर पैसा जाएगा तो एक गरीब आदमी जो उसके काम कर रहा है, मजदूर, उसके जेब में पैसा जाएगा। उसके जेब में पैसा डालना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो हम सबके सम्माननीय है, उनकी मूर्ति खड़ी करनी जरूरी है। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित होते तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोक देते कि ये काम मत करो, जिस चीज के लिए जनता ने तुमको चुन के भेजा है पहले वो काम करो। ये लोग भटक गए हैं। ठीक है। चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा। मयंक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करते हुए एक टिप्पणी में उनसे लेना चाहूंगा। मयंक जी, स्वागत है आपका IND24 में। अभी आपने बात सुनी ग्वालानी जी की, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। कुछ इसी तरह की बातें हुई थी जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन BSP की सरकार के समय, जब
मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो जो हाथियों की जो मूर्तियां लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, खास करके नोएडा में और उसके आसपास, तो इसे लेकर के भी काफी बवाल हुआ था कि भाई ये हाथियों की मूर्तियां क्यों लगाई हैं, उसको भी फिजूल खर्ची कहा गया था। और कुछ इसी तरह की बातें अभी भी हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पर मयंक जी? लगाने में आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर हो सकती है किसी की भी कि भाई आप ऐसा खर्च कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज क्या है। अगर मान लीजिए कि मूर्तियां लगाने से, जैसे कि मान लीजिए कि आप उनका पटेल जी की मूर्ति जो गुजरात में लगी हुई है, वो एक अच्छा और शानदार पर्यटन स्थल बन गया है। उससे रोजगार भी पैदा हुए हैं, लोग आ रहे हैं, पर्यटन भी विकास हुआ है। तो अगर ये दृष्टिकोण है तो पैसा खर्च करने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि हर जगह फिजूल खर्ची है, तो देखिए जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो वो बहुत ही अलग तरह की बात करती है, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आ जाती है तो उसका जो है मनोदशा बदल जाती है। सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, उनकी पार्टी के ऐसे लोग जो सर्व स्वीकार रहे, उनको ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार हो, हर जिले में, हर गांव में, हर जगह उनका मतलब वो एक चेहरा बन जाते हैं, तो उसके जरिए पार्टी को एक लाभ होता है। बात का नहीं है। कांग्रेस के जो साथी कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी मूर्तियां लगाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा कांग्रेस ने अपने समय में भी किया। उस समय काल परिस्थितियां अलग रही होंगी। अब ये कैसे तय हो कि भाई अभी काल परिस्थिति ठीक नहीं है। उनके अपने तर्क हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा एक लब्बो-लुआब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा खर्च किया जाए, उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, नई नई चीजें पैदा करने में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि केवल हमारा ऐसा बना देने से ही अगर कुछ उद्देश्य है, तो हमको लगता है कि फिर थोड़ा सा जायज नहीं होगा। और अभी जो मौजूदा जो मूर्तियां लगी हैं पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे देश में, हमें उनको भी एक बार देखना चाहिए कि अभी जो पहले से जो मूर्तियां लगी हैं उनकी देखरेख हम कितनी कर पा रहे हैं। तो अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए मूर्तियां लगाई जा रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर केवल लगाना है तब फिर आपत्ति हो सकती है। ठीक है, ठीक है। बात उद्देश्य की आ गई है। चौहान साहब, जो बात मयंक जी कह रहे हैं कि भाई उद्देश्य क्या है, और अभी जो ग्वालानी जी ने बात कही थी कि भाई लगाने से फायदा क्या है, जैसे अगर गुजरात की बात अपन करें, जो केवड़िया में जो सरदार पटेल की मूर्ति है इतनी ऊंची, वहां पे वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, लोग जाते हैं और अच्छा एक वहां पर एक डेवलप हो गया, गार्डन भी है, बहुत सारी चीजें वहां डेवलप हो गई हैं। मतलब एक तरीके से कह रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी वहां पर जनरेट हुआ है इस वजह से। लेकिन इसके केस में जो आज अपन जिस पर बात कर रहे हैं, जो 115 परिसरों का जो लोकार्पण हुआ है, उसमें वो चीज नहीं दिख रही। क्या कहेंगे चौहान साहब? चौहान साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है चौहान साहब से हमारा संपर्क कट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं वापस आना चाहूंगा ग्वालानी जी के पास। रवि जी, तो जो बात अभी मयंक जी कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि भाई उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। केवल अगर लगाने के उद्देश्य से लगाई जा रही है तो कोई मतलब नहीं। रवि जी, देखिए देवांशु जी, उद्देश्य तो साफ समझ में आ रहा है, राजनीतिक है। इतनी सारी मूर्तियां लगाने का कोई इसके अलावा उद्देश्य नहीं है। 15 साल रमन सिंह जी की भी सरकार रही। रमन सिंह जी की सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम नवा रायपुर को अटल नगर के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा कि इसका नाम बदला जाए। आपने ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी, उनके नाम से नया रायपुर का नाम रख दिया अटल नगर, ठीक है। लेकिन हर जगह उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मूर्ति लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। बात यह होनी चाहिए कि जो मोदी की गारंटी जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्या वो पूरी हो रही है? क्या राइस मिलर्स, उन लोगों को पैसा मिल रहा है? क्या किसान, उसके लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं? क्या नई शिक्षा, जो नए स्कूल लगाए जाने थे, क्या उसके ऊपर कोई काम हो रहा है? ऐसा कोई भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, कोई नया रोड नहीं बन रहा है, किसी भी सरकारी मद में पैसा नहीं है। आप चल के उनसे पूछिए कि किस मद में पैसा है, कहां क्या काम हो रहा है, तो 2 साल में एक नया काम हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है। वो कोई भी योजना आप उठा लो तो आप मुझे बताइए, जब पैसा नहीं है उस समय 115 मूर्तियां लगाना, उसके लिए ये पैसा कहां से आ रहा है? एक तरफ ये बातें निकल रही है कि जिसका बड़ा प्रोपोगेंडा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी कि भाई कांग्रेस के समय में जो है वो आवास नहीं बन रहे हैं।
आज स्थिति ये है कि आवास के लिए इनके पास भी पैसे नहीं है, ये लोग आवास के पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये कहते थे कि हमारे बजट में कटौती कर गई, कोरोना के चलते 30-30% हमारी कटौती कर गई, तो बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि कांग्रेस ये नहीं चाहती वो नहीं चाहती। आज क्या स्थिति है आप बताइए, इन 2 सालों में आपने कितने नए मकान बनाने चालू किए? अभी 31 दिसंबर आवास की डेडलाइन आने वाली है। आज का आप अखबार उठा करके पढ़िए, हर जगह लिखा हुआ है कि इन लोग डेडलाइन में जितना काम होना था उतना पूरा नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो मूलभूत की चीजें हैं, न सफाई हो पा रही है, न रख रखाव हो पा रहा है, तो ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? गाइडलाइन रेट बढ़ा देते हैं, गुमास्ता अधिनियम में परिवर्तन कर देते हैं, व्यापारियों की तकलीफें बढ़ा देते हैं, जमीन वाले लोग जो शांति प्रिय तरीके से पहले हमारे प्रदेश में काम करते थे, आज वो सड़क पर उतर आए हैं कि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? एक ऐसा वर्ग खड़ा करे प्रदेश में, वो बोले कि हाँ हमने इसके लिए काम किया है। और मैं आपको कहूंगा दिव्यांशु जी, आप उस वर्ग से जाकर के फीडबैक ले लीजिए, आपकी टीम को भेज दीजिए, इंडिपेंडेंट सर्वे करा लीजिए, चेक करिए कि क्या वो वर्ग खुश है। कोई वर्ग खुश नहीं है, न रोजगार दे पा रहे हैं, न नए उद्योग लगा पा रहे हैं, न नवा रायपुर डेवलप कर पा रहे हैं। आखिर जब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में आप मुझे ये बताइए 115 मूर्ति लगाने का पर्पस क्या होगा? राजनीति के अलावा तो कोई पर्पस नहीं है इनका, कहीं कोई डेवलपमेंट वाला मकसद नहीं है इनका। अगर टूरिज्म को डेवलप करने का मौका होता तो एक बड़ी मूर्ति लगा के एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करते, ऐसा कुछ नहीं है। 115 अलग अलग मूर्तियां बनी हुई है, हर जगह ये यही कहेंगे कि देखिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके नाम से मूर्ति लगा ली। प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल इंटेंशन है, डेवलपमेंट का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, मयंक जी के पास जाना चाहूंगा। मयंक जी, जो बात ग्वालानी जी कह रहे हैं, और इसी से मुझे एक और बात याद आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि भाई राज्य सरकारें मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अधिकतर सरकारों की लगभग यही हाल है कि पैसा उन जगहों पर खर्च किया जा रहा है जिस वजह से जो बर्डन है कर्ज का कह लें या और जो बर्डन कह लें वो बढ़ता ही जा रहा है, और जहां पैसा लगना चाहिए वहां लग नहीं रहा है, विकास के काम में देरी हो रही है। क्या कहेंगे मयंक जी? देखिए, इतनी जल्दी हम लोग ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि जो है 115 मूर्ति केवल बर्बादी है, ऐसा कहना अभी ठीक तक की नतीजे नहीं आते। हो सकता है कि छोटी छोटी जगहों पर जहां मूर्ति लगाई जा रही है वहाँ पार्क की भी बात कही जा रही है, उसका वहाँ सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की भी चर्चा ऐसी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझिए कि वहाँ कुछ छोटे छोटे रोजगार भी पैदा होंगे, क्योंकि वहाँ अगर आदमी घूमने आता है, कोई कार्यक्रम करता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये संभावना भी है। इसलिए ये अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, कोई भी नहीं ये कह सकता कि सरकार की योजना क्या है। और आपको बता दें कि हर सरकार में, जो भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी योजना बनाती है तो उसके पीछे उनके कुछ तार्किक वो भी होते हैं कि उसका एक उद्देश्य होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, हम ये गारंटी से नहीं कह सकते होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अब ये बात वैसे ही हो गई है जैसे कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो तमाम सवाल उठाए कि भाई मंदिर से क्या रोजगार होता है। तो जो छुपे हुए व्यवस्थाएं होती हैं, छुपे हुए लाभ होते हैं, वो एकदम से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब बन जाता है तब आप देखिए अयोध्या की स्थिति बदल गई है। जैसा कि गुजरात में जो पटेल जी की मूर्ति है उसको लेकर के भी देखिए पूरी तरीके से बदल गया। उसको लेकर के भी यही बात होती थी कि भाई इतनी बड़ी मूर्ति लगाई जा रही है, उससे केवल पैसों की बर्बादी होगी, लेकिन अब आप उसके नतीजे देख ही रहे हैं। तो अब देखिए कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना इस मूर्ति लगाने के उद्देश्य को लेकर के बहुत जल्दीबाजी होगी। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा ही। अगर मूर्ति लगती है, वहाँ का सौंदर्यीकरण होता है, पार्क जैसी व्यवस्था बनती है, सांस्कृतिक आयोजनों जैसी कोई सुविधा मिलती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ लोकल के लोगों को लाभ मिलेगा। अब हम इन मूर्तियों की तुलना पटेल जी की भव्य मूर्ति से नहीं कर सकते। वो एक बड़ा शहर है, वहाँ लोगों की कनेक्टिविटी है। अब कोई जिला पंचायत स्तर पर अगर कोई मूर्ति लगती है तो वहाँ उस स्तर के लाभ होंगे, नगर पालिका स्तर में मूर्ति लगती है तो वहाँ उस स्तर के लाभ होंगे, और नगर निगम क्षेत्र में जो मूर्ति लगती है उसके उस स्तर के लाभ होंगे। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है कि किस उद्देश्य से लगाई जा रही है। अभी से कयास लगाना बहुत जल्दीबाजी जैसा मामला है। चलिए ठीक है, चौहान साहब के पास जाना चाहूंगा। चौहान साहब, उद्देश्य ज्यादा जरूरी है, और जो बात मयंक जी कह रहे हैं कि भाई अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन रवि जी जो बात कह रहे थे कि भाई पैसा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। चौहान साहब,
ये रवि जी का मत हो सकता है जी। मैं रवि जी से, आदरणीय रवि जी से ये भी पूछना चाहूंगा कि दुर्ग में मोतीलाल वोरा जी की वहां पर प्रतिमा लगी हुई है, और दिल्ली में जी। संजय गांधी कौन है हमारे देश के, या कौन थे हमारे देश के संजय गांधी? वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री के पुत्र थे। उनकी 43 जगह मूर्ति लगी हुई है, 43 जगह। तो क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं थी? और संजय गांधी ने क्या उन्होंने क्या किया था दिल्ली के लिए या भारत के लिए, ये मेरे को बताएं। और 43 जगह संजय गांधी की मूर्ति लगी हुई है। और अभी जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो मोतीलाल वोरा जी की मूर्ति लगी हुई है। तो क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं थी? और उसके बाद हमने जो मूर्तियां लगाई हैं वो एक सोच भी है। वो सोच जो छत्तीसगढ़ बनाने में काम आई, वो सोच जो विपक्ष में रहते हुए उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता था विदेश में, वो सोच वो ऐसा बोलना जब वो बोलते थे संसद में तो सब लोग शांत हो जाते थे। उनकी मूर्ति लगाई गई है। ऐसे कवि की मूर्ति लगाई गई है जिसने अपने देश के लिए सभी चीजें की। 43 जगह मूर्ति लगी हुई है दिव्यांशी जी, 43 जगह दिल्ली प्रदेश में 43 जगह मूर्ति लगी हुई है दिल्ली टेरिटरी में। वो क्यों लगी हुई है? अभी आप गूगल में सर्च करके देखिए, क्या 43 जगह वो मूर्ति संजय गांधी की नहीं लगी हुई है? तो वो कौन थे संजय गांधी? क्या उस समय आपको राजनीति नहीं दिखती है? और जब ये अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं तो आपको राजनीति दिखती है। तो ये एक्चुअली में राजनीति करने का ही सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए ही आप ये मुद्दा उठाए, क्योंकि आपके पास मुद्दा है ही नहीं। आप मुद्दों के नाम पे कंगाल हो चुके हो। और उसके बाद आप बोलते हो कि हमने पैसा खर्च नहीं किया। 641 करोड़ रुपए प्रतिमा महतारी वंदन में जा रहा है भाई साहब। 36,000 करोड़ रुपया हमने पिछली बार समर्थन धान को खरीदने के लिए किया है। 32,400 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुआ है यहाँ की रोडों के लिए। तो आप बोलते हो काम नहीं हो रहा है। आप मेरे को 5 ऐसे काम बता दो कि जिसमें जो हमने वादा किया है और वादा नहीं निभाया है। मैं फिर 10 काम ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, आपने वादा किया था और नहीं ठीक है चौहान साहब, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट किया है। जी चौहान साहब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी रवि जी, राजनीति के अलावा उसने आपने कुछ नहीं किया। ठीक है चलिए रवि जी जवाब दीजिए। ये बताइए आप मेरे को। जी जवाब ले लेते हैं देश के लिए क्या किया उसने संजय गांधी? ठीक है जवाब ले लेते हैं। जी रवि जी बोलिए। दिव्यांशु जी, इनकी बात कट के आ रही थी मेरे पास जी। जितना मैं सुन पाया हूं मैं बता रहा हूं। ये कह रहे थे कि दुर्ग में मोतीलाल वोरा जी की जो मूर्ति लगी है वो फिजूल है। या तो ये बोल लेना या फिर मैं बोलूंगा। जी बोलिए, आप बोलिए। उनको बोलिए थोड़ा सुन ले। जी सुन रहे बोलिए। अरे चौहान साहब सुन लो ना, अभी बोल रहे अरे मैं नहीं बोल रहा जा रहा है, सुन लो। जी बोलिए। मोतीलाल वोरा जी प्रॉपर दुर्ग से आते हैं। वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। आज उनके जाने के बाद उनके शहर में अगर एक मूर्ति लगाई जा रही है तो इसमें क्या बुरा है? हम तो कह रहे हैं ना आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति लगाने का विषय नहीं है। आपकी सरकार, आपके अधिकारी कह रहे हैं मदों में पैसे नहीं है, कोई नया काम नहीं हो रहा है, पीडब्ल्यूडी एक नया टेंडर नहीं कर पा रही है। आप चल के देखिए जल जीवन की जो आप लोग बातें करते थे कि घर घर जल पहुंचेगा, कहीं कोई स्थिति नहीं है। 32,400 करोड़ रुपए। अरे चौहान साहब सुन लो ना, ऐसे चिल्लाओगे तो होगा थोड़ी। चीख क्यों रहे हो? आपको जब बोलने बोला गया आप बोले, मुझे बोलने दो ना। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप नहीं बोल रहे। अरे प्रस्तावना को छोड़ो ना, पैसे आए कितने हैं? आप प्रस्तावित सर, प्रस्तावित का मतलब होता है प्रपोज्ड, और एक्चुअल जो फंड आता है वो अलग होता है। मैं तो यही कह रहा हूं, बजट बहुत बड़ा बना दिया गया, पैसे ही नहीं है। और पूरे भारत में पैसे ही नहीं है।
कर्जे में कर्जे लिए पड़ी है आपकी सरकार। नहीं, आप मेरे को ये पैसे बताइए, ही संजय नहीं गांधी है, कौन आप है? लोग किसी भी संजय गांधी मद कौन में है? एक्चुअल ये तो पैसे हमारे- नहीं दे रहे हमारे हो। प्रधानमंत्री, आप पूर्व सिर्फ प्रधानमंत्री थे। प्रस्ताव बनाते हो कि इस पूर्व मद में इतना प्रधानमंत्री देंगे, थे। इस मद में इतना आपको देंगे, आप संजय लेकिन गांधी के एक्चुअल बारे में में पैसा बोलिए। नहीं है। चौहान साहब नहीं है। 43 मूर्तियां कैसे लगी हुई है उसकी, संजय गांधी की, उनकी? अरे भाई कैसे आप लगी हुई है? सुनोगे तो मैं बताइए एक एक विषय पर आऊंगा ना। आप तो सुन ही नहीं रहे हो, आप मेरे को पीछे से बताइए टोके ना, पड़े हो। संजय गांधी कौन है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, देश बात के लिए कुछ और हो क्या रही थे? थी और कहीं से क्या कहीं पहुंच योगदान गई। है उनका? जी जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी की यह रचना हमें प्रेरणा देती है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। उनकी इसी रचना को याद करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।